नैना अपने हाथों में लिए उस कागज के टुकड़े को न जाने कब से निहार रही थी। उसे तो अब खुश होना चाहिए था, पर फिर भी वह खुश नहीं हो पा रही थी। जब तक कुछ हासिल नहीं होता तब तक एक जुनून सा हावी रहता है जेहन पर। इस कागज के टुकड़े ने मानो उसका सर्वस्व हर रखा था। पर क्या करे वह इस शाम को, जब हर दिन की वह जद्दोजहद एक झटके में समाप्त हो गई। अब जो भी हो, इस शाम को जश्न तो बनता ही था। अगले ही पल घरे मेकअप तले खुद की भावनाओं को छिपाए एक डिस्को में जा पहुंची। यही तो चाहिए था उसे, इसी को तो पाना था उसे। पर फिर ये आंसू क्यों निकल रहे थे? क्यों नहीं झूम रही? क्यों नहीं थिरक रही वह? क्यों यह शोर, ये गाने जिनके लिए वह बेताब थी, आज कर्णफोड़ू और असहनीय महसूस हो रहे हैं? यही चाहिए था ना? फिर पैर थिरकने की जगह जम क्यों गए? उफ! फिर ये अश्रु उसकी आंखों में, यह मूर्ख बनाती बूंदाबांदी जब देखो उसे गुमराह करने को टपक पड़ती। यह वही बूंदाबांदी है जिसने नैना के जीवन को पेचीदा बना दिया है। कहते हैं ये आंसू मन के अबोले शब्द होते हैं, पर छन छन बदलते मन के साथ ये भी अपनी प्रकृति बदलते रहते हैं और मानस की उलझनों को जलेबीदार बना बावला साबित कर देते हैं। तेज बजता संगीत, हंसते चिल्लाते लोग, रंगीन रोशनी और रहस्यमय सा अंधकार का बार बार आना जाना, बिल्कुल उसकी मनोस्थिति की तरह। काश यह शोर कम होता, काश थोड़ी नीरवता होती। अजीबोगरीब विक्षिप्त सा सोच रही थी वह। मन उन्हीं छोटी गलियों की तरफ क्यों भाग रहा है जिन्हें छोड़ने को अब तक तत्पर थी, आतुर थी वह। नैना की शादी एक अभियंता जतीन से हुई थी, जो देश के एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ होनहार कैंडिडेट था। उस वक्त अपनी बिरादरी में नैना ने भी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और किसी आईटी फर्म के लिए काम करती थी। शादी के वक्त सब कुछ बहुत रंगीन था। शादी खूब धूम धड़ाके से हुई थी, नैना के शहर मुंबई से। शादी के बाद वह विदा होकर जतीन के शहर रायपुर गई और फिर दोनों हनीमून मनाने चले गए। जतीन चूंकि खनन अभियंता था तो लाजिम था कि उसकी पोस्टिंग खदान के ही पास ही होगी। वह झारखंड के कोयला खदान में कार्यरत था और पीपरवार नामक कोलियरी में उसकी पोस्टिंग थी। कोयला खदान के पास ही सर्व सुविधा संपन्न कॉलोनी थी, जहां अफसरों और श्रमिकों के परिवार कंपनी के क्वार्टरों में रहते थे। जतीन को भी एक बंगला मिला हुआ था जिसमें एक छोटा सा बगीचा भी था और सर्वेंट क्वार्टर्स भी। हनीमून से लौटकर जतीन बड़ी खुशी से नैना को लेकर पीपरवार अपने बंगले पर अपनी गृहस्थी शुरू करने गया। अब तक वह गेस्ट हाउस में ही रहता था, सो अब पत्नी और घर दोनों की खुशी उसे प्रफुल्लित कर रही थी। जिंदगी के इस नवीकरण से उत्साहित जतीन अपने क्वार्टर को घर में तब्दील करने में लग गया। नैना भी इसी उत्साह से इसका आनंद लेने लगी। नवविवाहित जोड़े को हर दिन कोई न कोई कॉलोनी में अपने घर खाने पर निमंत्रित करता था। शहर से दूर उस छोटी सी कॉलोनी में सभी बड़ी आत्मीयता से रहते। आपस के सौहार्द और जुड़ाव की जड़ें गहरी थीं। किसी सीनियर अफसर की पत्नी ने खुद को नैना की भाभी बता एक रिश्ता बना लिया था, तो किसी ने बहन तो किसी ने बेटी। नैना को एक हफ्ते तक अपनी रसोई शुरू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई न कोई इस बात का ध्यान रख लेता था। इस बीच एक बूढ़ी महिला बुधनी को उन्होंने काम पर रख लिया, जो बंगले से लगे सर्वेंट क्वार्टरों में रहने लगी। नैना भी वर्क फ्रॉम होम करने लगी। पीपरवार से नजदीकी शहर रांची कोई 80 किलोमीटर दूर था। एक महीने में ही कई बार नैना जीत कर वहां के कई चक्कर काट चुकी थी, जबकि जरूरत की सभी दुकानें कॉलोनी के शॉपिंग सेंटर में उपलब्ध थी। मगर रांची तो रांची ही था, एक सुंदर पहाड़ी नगर। मुंबई की चकाचौंध वहां नदारद थी। 2 महीने होते होते नैना को ऊब होने लगी। ऑफिसर क्लब में हफ्ते में एक बार होने वाली पार्टी में उसका मन न लगता। वहां का घरेलू सा माहौल उसे रास न आता। जतीन भी दिनों दिन व्यस्त होता जा रहा था। खदान की ड्यूटी बहुत मेहनत वाली होती है और जोखिम किसी सैनिक से कम नहीं। थक कर चूर कोयले की धूल से सना जब वह घर लौटता तो नैना का मन भी तृष्णा से भर जाता। जतीन उसे बताता खदान में चलने वाले बड़े बड़े डोजर पंपरों के बारे में, कि कैसे वे गहरी खदानों में चलते हैं, कैसे कोयला काटा जाता है। उन भारी भरकम मशीनों के साथ काम करने के जोखिम की भी चर्चा करता, या बॉस की शाबाशी या डांट इत्यादि का जिक्र करता तो नैना उबासी लेने लगती। तभी जतीन नैना को भागते हुए अगली छुट्टी का प्रोग्राम बनाने में लग जाता। मगर जो था सो था, पैसे तो आ ही रहे थे जो नैना को बेहद पसंद थे। पर सच्चाई यह थी कि वह महानगरीय जीवन की कमी महसूस करने लगी थी। उसे आश्चर्य होता कि यहाँ रहने वाली दूसरी स्त्रियाँ खुश कैसे रह सकती हैं। वहाँ के शांत वातावरण में उसे सुख नहीं, रिक्तता महसूस होने लगी। न कोई मॉल, न कोई मल्टीप्लेक्स, भला इन सब के बिना कोई कैसे रह सकता था।
वह इतवार था जब उन दोनों की शादी के 2 महीने पूरे होने की खुशी में केक काटा था और 5-6 कलीग्स खाने पर आए थे। रात में वह सोशल मीडिया पर अपनी सहेली की तस्वीर देख रही थी जो उसने दिल्ली के किसी मॉल में घूमते हुए खींची थी। अचानक नैना को अपना जीवन बर्बाद लगने लगा और बहुत खराब मूड के साथ उसने जतिन को जता भी दिया। जतिन ने हर तरीके से अपने प्यार को जताने की खूब कोशिश की, पर नैना पर मानो भूत सवार था। नैना को उसकी मां ने पहले ही चेताया था कि जतिन की पोस्टिंग अंदरूनी जगहों पर ही रहेगी, पर उस वक्त तो नैना को जतिन की मोटी सैलरी ही आकर्षित कर रही थी। अब उसे सब कुछ फीका और अनाकर्षक लगने लगा था। वहाँ के लोग, वह जगह और खुद जतिन भी। प्यार का खुमार उतर चुका था। उस इतवार देर रात उसने ऐलान कर दिया ही था कि वह हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। कुछ ही दिनों के बाद जब उसने जतिन को सूचना दी कि उसकी कंपनी अब वर्क फ्रॉम होम के लिए मना कर रही है और उसे अब मुंबई जाकर ऑफिस जाते हुए काम करना होगा, तो जतिन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी खुशी जतिन से छिप नहीं रही थी। नैना का प्रफुल्लित चेहरा उसे उदास कर रहा था। नैना बार बार यही कह रही थी कि वह आती रहेगी बीच बीच में। जतिन उसे रांची एयरपोर्ट तक छोड़ने गया। मुंबई में रहने के लिए फ्लैट और बाकी इंतजामों के लिए भी उसने पैसे भेजे। अब नैना की नौकरी में इतना दम नहीं था कि वह ज़्यादा शान और शौकत से रह सके। अब सोशल मीडिया नैना की मुंबई के खास खास जगहों पर क्लिक की तस्वीरों से पटने लगा। वह जितना खुश दिख रही थी, जितनी उतना ही उदास और दुश्चिंतता से घिरा जा रहा था। उसे अपनी शादी का अंधकार भविष्य स्पष्ट नजर आने लगा था। बूढ़ी नौकरानी जो पका देती, जतिन जैसे तैसे उसे जीवन गुजार रहा था। कॉलोनी की सभी महिलाएं नैना को कोसती कि एक अच्छे भले लड़के का जीवन बिगाड़ दिया उसने। इंसान कार्य क्षेत्र में भी बढ़िया तभी परफॉर्म कर सकता है जब वह मानसिक रूप से स्थिर हो। जतिन हमेशा दुखी दुखी और उदास सा रहता था। कोयला खदान में उसे अति सतर्कता की जरूरत थी, जबकि वह उसके उलट भाव से जी रहा था। उस दिन खदान में माइंस इंस्पेक्शन के लिए कोई टीम आई हुई थी। नैना को लौटे 5 महीने हो चुके थे। इस बीच जतिन 2 बार मुंबई जा चुका था, पर पता ही नहीं क्यों वह नैना के व्यवहार में खुद के लिए कोई प्रेम महसूस नहीं कर पाया था। अपने उधेड़ बुन में वह हैरान परेशान सा टीम के सवालों के जवाब दे रहा था। सही होते हुए भी वह कुछ गलत जानकारी देने लगा था। उसके साथ ही कंपनी ज्वाइन करने वाली पर्सनल मैनेजर प्रेरणा उसकी बातों को संभालते हुए उसकी बातों की बार बार सुधारने का प्रयास कर रही थी। प्रेरणा जतिन की मनोस्थिति भांप रही थी, परंतु आज जतिन कुछ ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। तभी खदान के ऊंचे ऊंचे रास्ते पर जतिन का पैर फिसल गया और वह खुदी हुई ढीली कोयले की ढेरी से कई फुट नीचे लुढ़क गया। बॉस ने प्रेरणा को इशारा किया कि वह जतिन को संभाले, डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था करे, और वे खुद आधिकारिक टीम को यह बोलते हुए आगे बढ़ गए कि जतिन हमारे सबसे काबिल अफसरों में से एक है। कोयला खदानों में छोटी से छोटी दुर्घटना को भी बेहद संजीदगी से लिया जाता है ताकि बड़ी दुर्घटना न घटे। जतिन के दाहिने पैर की हड्डी टूट गई थी और दोनों हाथों में भी अच्छी खासी चोट लगी थी। चेहरे पर भी काफ़ी खरोंचें लगी थी। कुल मिलाकर वह बिस्तर पर आ चुका था। डिस्पेंसरी से छुट्टी होने तक प्रेरणा उसके साथ ही रही। कुछ और मित्रगण भी जुट गए थे। जतिन जब घर पहुंचा तब तक कॉलोनी के लोगों तक उसकी दुर्घटना की यह खबर पहुंच गई थी। यही तो खूबसूरती थी उस छोटी सी जगह की कि सब एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग करते। लेकिन नैना को यही बात नागवार गुजरती। वह इसे निजता का हनन समझती। खैर, प्रेरणा को बातों बातों में पता लग गया था कि जतिन का उस दिन जन्मदिन था और उसकी नवविवाहिता ने उसे 2 दिनों से फोन भी नहीं किया था। हालांकि उसके क्रेडिट कार्ड से अच्छी खासी रकम खर्च होने का मैसेज आ चुका था। बूढ़ी मारी भी परेशान और घबरा गई थी कि वह किस तरह साहब को संभाले। खैर, अगल बगल वाली पड़ोसियों ने उस दिन के भोजन का इंतजाम कर दिया। रात में प्रेरणा ने एक केक और कुछ मित्रों को साथ लाकर जतिन की उदासी दूर करने की असफल कोशिश की। इस बीच जतिन ने तो नहीं पर किसी पड़ोसी ने केक और उस गेट टुगेदर की तस्वीरें नैना को भेज दी। आश्चर्यजनक रूप से नैना ने तुरंत उन्हें मैसेज कर पूछा कि वह लड़की कौन है जो जतिन की बगल में बैठी केक कटवाने में उसकी मदद कर रही है। पड़ोसी को यह बात बेहद नागवार गुजरी कि नैना का ध्यान जतिन के प्लास्टर लगे पैर या चोटिल पट्टियों से बंधे हिस्सों की तरफ न जाकर इस बात पर गया। अनुभवी नजरों ने भांप लिया था कि जतिन की पत्नी नौकरी का बहाना बनाकर मुंबई रहने लगी है और उसके वियोग में जतिन बावला हुए जा रहा है। प्रेरणा जतिन के प्रति एक अतिरिक्त हमदर्दी का भाव रखने लगी थी। जहां कॉलोनी में सब
शादीशुदा थे, वहीं प्रेरणा कुंवारी और जतिन जबरदस्ती कुंवारों वाली जिंदगी गुजार रहा था। उस दिन देर रात तक उसे दवा इत्यादि देकर प्रेरणा अपने घर गई थी। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता और चाय की थर्मस लेकर हाजिर हो चुकी थी जतिन के घर, चूंकि जतिन खुद से दवा लेने में भी असमर्थ था। प्रेरणा महरी का सहारा लेकर उसे बैठा ही रही थी कि नैना का फोन आ गया। उसने कहा, कल तो खूब पार्टी मनी की है तुमने। कौन है वह जो तुम्हारा हाथ पकड़ केक कटवा रही थी? मेरी पीठ पीछे तुम इस तरह गुलछर्रे उड़ाओगे, मैं तो सोच भी नहीं सकती। दिखने में तो तुम बहुत भोले भाले मालूम होते हो। नैना के व्यंग्यात्मक तीर चल रहे थे और जतिन का दिल छलनी हुए जा रहा था। सारी बातें फोन की परिधि को लांघती हुई पूरे कमरे में तरंगित हो रही थी। प्रेरणा के सामने उसकी गृहस्थी की पोल खुल चुकी थी, जिसे उसने बमुश्किल एक झूठा मुलम्मा चढ़ाकर छिपाया हुआ था। जतिन हूँ हाँ के सिवा कुछ नहीं बोल पा रहा था और नैना सीना जोरी की सारी हदें पार करती जा रही थी। कौन कहता है कि नारी बेचारी होती है? कम से कम नैना के उस रूखे व्यवहार से तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था, न तो संवेदनशीलता और न ही स्नेह दुलार। जतिन बोला, मैं अभी तकलीफ में हूँ, बात करने में असमर्थ हूँ, तुम चाहो तो बाद में फ़ोन करूँगा। नैना बोली, सुनो, जरा अपना क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा दो, मुझे एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी लेना है और तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का लिमिट पूरी हो गई है। अब मुंबई जैसे शहर के खर्चे 1000 होते हैं, तुम क्या समझोगे? मैं अपने दोस्त के साथ दुकान गई थी और कार्ड डिक्लाइन हो गया। मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं। नैना बोल रही थी और जतिन का दिल छलनी हो रहा था। उसने एक बार फिर मेरी खैरियत नहीं पूछी। सिर्फ और सिर्फ पैसों का ही नाता रह गया था उन दोनों के बीच। चूंकि सारी बातें प्रेरणा के समक्ष ही हो रही थी, सो उसका भी मन पसीज गया। शाम होते होते जतिन के माता पिता ही भी रायपुर से रांची होते हुए पीपरवार पहुंच गए। उनके आ जाने के बाद प्रेरणा भी थोड़ी निश्चिंत हुई और कॉलोनी के और लोग भी। जतिन की माँ को तो पता ही नहीं था कि उनकी नवविवाहिता बहू उनके बेटे के साथ न रहकर मुंबई रहने लगी है। बेटे की शादी के बाद उन्हें ज़्यादा पूछताछ उनकी गृहस्थी में सेंध सरीखी लगती थी। जतिन ने भी घर परिवार में किसी से इस बात की चर्चा तक नहीं की कि नैना अब उसके साथ नहीं रह रही है। यह बात उसे एक तरह से खुद की हार समझ आती थी और वह इस दर्द को दबाए घुल रहा था। जब माँ के सामने सारी बातें स्पष्ट हो गई तो उसका मन भी कुछ हल्का हुआ और वह अपने टूटे पैर और चोटिल दिलो दिमाग व शरीर की तरफ उत्प्रेरित हुआ। अपने शुभ चिंतक और मददगार भी दिखने लगे। जतिन की माँ ने नैना को फ़ोन लगाकर कहा कि वह पीपरवार आकर उसकी देखभाल करे। उन्होंने उसे भला बुरा भी कहा कि पति की दुर्घटना के विषय में जानकर भी वो नहीं आई। नैना ने भोलेपन से कहा, मम्मी जी, अब मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं है कि मुंबई से रांची फ्लैट का किराया भर सकूं। जतिन के कार्ड की लिमिट भी पार हो गई है इस महीने। जतिन के माता पिता सिर पकड़कर बैठ गए कि कैसी मानसिकता है उसकी। खैर, उसे टिकट भेजा गया और एहसान जताती हुई नैना आ भी गई। महीनों बाद अपनी पत्नी को घर में देख जतिन खिल उठा। उसे शुरुआती दिनों की याद आने लगी जब उसने नैना के साथ गृहस्थी की शुरुआत की थी। परंतु नैना के नखरों का अंत नहीं था। साधारण से परिवार की साधारण सी नौकरी करने वाली लड़की पति के पैसों पर ऐश करती उच्चकांक्षी हो उन्मुक्त हो चुकी थी। घर में घुसते हुए उसकी उस जगह से शिकायतों का पुलंदा अनावृत होने लगा था। जतिन का ड्राइवर नैना को रिसीव करने गया। उसके जूनियर के समक्ष ही वह कोयला वाली सड़कों, सूने रास्तों और पसरी मनहूसियत का रोना लेकर बैठ गई। जतिन बिस्तर पर है, लाचार है, इस बात का भी एहसास उसे कुछ समय बाद ही चला। फिर उसे बढ़े हुए कामों से भी परेशानी होने लगी। सास ससुर के समक्ष ही वह अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करने लगी। उसके आने की खबर सुन अगले दिन जतिन के सहकर्मी और कॉलोनी की महिलाएं भी मिलने आईं। वैसे भी सब नियमित हालचाल तो जतिन का ही करते थे। सब ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि नैना कमरे में जतिन को ऊंचे स्वर में कहने लगी, यही बात मुझे पसंद नहीं, यहाँ हर वक्त लोग नाक घुसाए रहते हैं। प्राइवेसी किस चिड़िया का नाम है, मानो खबर ही नहीं। बाय द वे, यह लड़की नहीं दिखाई दे रही है जिसका हाथ पकड़ तुमने उस दिन केक काटा था। नैना, ऐसे न बोलो, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो इन्हीं लोगों ने मुझे संभाला था और प्रेरणा का तो तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। जतिन बोला। नैना के आने के 2-3 दिनों के बाद ही जतिन के माता पिता रायपुर लौट गए ताकि बेटे बहू एकांत में अपनी टूटती गृहस्थी की मौली को फिर से लपेट ले। माँ ने एक बार कहा भी, जतिन, तू क्यों नहीं मुंबई या किसी अन्य महानगर में नौकरी खोज लेता है ताकि बहू भी खुश रह सके। जतिन बोला, माँ,
मैंने एक माइनिंग यानी खनन अभियंता की पढ़ाई की है और मेरी नौकरी हमेशा ऐसी ही जगहों पर होगी। अब खदान तो महानगरों में नहीं न होंगे। जतिन की बात भी सही थी। अगले 3-4 दिनों में ही महानगरीय पंछी के पंख फिर से फरफराने को व्याकुल होने लगे। नैना को मुंबई की चकाचौंध की कमी महसूस होने लगी। झारखंड के इस अंदरूनी भाग की हरियाली और सघन वन के बीच सुंदर कॉलोनी, शांत वातावरण और खुशमिजाज लोग मुंह चिराते प्रतीत होते उसे। बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, इज्जत उसे नहीं लुभाते थे। लोगों की परवाह और स्नेह उसे बंधन लगने लगा। वह वहाँ से निकलने के बहाने खोजने लगी। हाँ, सभी से वह उस लड़की के विषय में जरूर पूछती जो केक कटवाते वक्त साथ थी, पर किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। प्रेरणा के विषय में उल्टे लोगों को लगने लगा कि यदि नैना की जगह प्रेरणा से जतिन की शादी हुई होती तो ज़्यादा सफल और सुखी होती उसकी ज़िंदगी। जतिन, मैंने बुधिया को सब कुछ समझा दिया है। वह तुम्हारा ख्याल रख लेगी। मुझे वापस जाना ही होगा। यहाँ मेरा दम घुटता है। मैं 2-3 महीनों में फिर आती रहूँगी। तुम तो जानती ही हो कि मुझे वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल पसंद नहीं। कहते हुए नैना अपना सामान समेटने लगी। जतिन बिस्तर पर प्लास्टर वाले बैग पैर लिए उसे देख रहा था, जिसे कटने में अभी 5 हफ्ते शेष थे। भावुक संवेदनशील जतिन पत्नी के इस अवतार को देख अचंभित हो रहा था। दिल की गहराई में बहुत कुछ टूट रहा था, बिखर रहा था। उसने जाती हुई नैना को इस बार कुछ नहीं कहा, बल्कि करवट लेकर उसकी तरफ पीठ कर दी, ताकि उसके आंसुओं को देख नैना उसे कमज़ोर न समझ ले और फिर और ज़्यादा इमोशनल अत्याचार न करने लगे। जतिन ने इस बार उसे दिल से नहीं, जिंदगी से भी विदा कर दिया। इस एक पहिए की गृहस्थी से उसका भी मन उचाट हो गया। नैना ने सोचा भी नहीं था कि उसके जाते ही जतिन उसे तलाक के पेपर भिजवा देगा। कहाँ वह उसके पैसों पर ऐश करने की सोच रही थी। सीधा साधा सा पढ़ाकू गंवार टाइप का लड़का कुछ ऐसा कर जाएगा जो उसके स्वप्नों पर वज्रपात सरीखा होगा। नैना ने समझा था कि वह इस तरह जतिन को इमोशनल मूर्ख बनाकर अपनी मनमानी हमेशा करती रहेगी। ठुकराए जाने के बाद उसे उस 56 भोग थाली का महत्व याद आ रहा था, मगर जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। जतिन ने नैना को मुंबई में ही तलाक के पेपर भिजवा दिए और बहुत जल्द ही नैना और जतिन के तलाक भी हो गया। फिर से जतिन ने अपनी एक नई जिंदगी प्रेरणा के साथ शुरू की, जहां पैसों का महत्व नहीं बल्कि अपनों का महत्व था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।